हैं, वॉर इज अ प्रॉब्लम, वो ऐसा क्यों कंसीडर करते हैं? पहली इसका पहला कारण ये है कि जो दुनिया का आकार है वो इंटरनेट की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। एक तो ये है, दूसरी बात ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी घटता जा रहा है। आज अगर विश्व में कहीं पर भी युद्ध होते हैं तो उससे किसी न किसी तरीके से हम, मतलब एक आम आदमी भी प्रभावित होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उससे सभी प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर डिपेंड करती जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जो सामाजिक दूरी है, युद्ध करने से सामाजिक दूरी बढ़ती है। किसी स्थान पर अगर युद्ध चल रहा है तो वहां के लोगों की जो विकास की रफ्तार है वो रुक जाती है। उसके अलावा यहाँ कहीं और दूसरे देशों की रफ्तार उसके हिसाब से बढ़ती रहती है, नॉर्मली बढ़ती रहती है। तो जब युद्ध हो जाता है तो उसके बाद उन उन दोनों समाजों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, उनके वैचारिक मतभेद बढ़ते जाते हैं और वो अंततः फिर से संघर्ष को जन्म देते हैं। तीसरी बात है सैन्य आविष्कार में प्रगति। देखो, पहले युद्ध हुआ जब करता था तो उससे उससे ज्यादा क्षति नहीं होती थी जितनी अभी होती है। मतलब अब हमारे पास जो हथियार हैं वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि सामूहिक विनाश के हथियार हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि युद्ध की जो विभीषिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गई है, अगर युद्ध कहीं होते हैं तो उसमें मरने वालों की संख्या, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। और चौथी चीज है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी है तो लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है, किसी कंट्री का पब्लिक ओपिनियन, वहाँ की सरकार के जो निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजन वो लेती है, उसको बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज है डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी चीज है सेंटीमेंट्स। लोग अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, मानवता का रक्षक समझते हैं। तो उनके लिए युद्ध क्या है, एक विभीषिका के समान, एक अपराध के समान है, जिसको कि क्या है, जिसको बंद करना चाहिए, समस्या के समान है। तो वो इसके समाधान का हमेशा उसके समाधान का पक्ष रहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा समूह है वो क्या कहता है कि ये एक साहसिक कार्य है, मतलब इट इज लाइक एन एडवेंचर, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है, साहसिक है, ये करना चाहिए जब अगर हमको समस्या है या अपनी आन के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए हमको युद्ध करना चाहिए। दूसरा, उनका मानना ये है कि ये एक ऐसा साधन है जो कारगर हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर विवाद है और विवाद का हमें समाधान करना है, तो वहां पर युद्ध एक तरीका हो सकता है। वो इसको एज अ साधन, एक टूल के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। अब अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो वॉर क्या है, वॉर इज अ वायलेंट कॉन्टेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट बट सिमिलर एंटिटीज, यानी कि युद्ध विशिष्ट लेकिन मैम अलग वॉइस इज अंतों नॉट के क्लियर। बीच वाला हिंसक संघर्ष है। मैम वॉइस इज नॉट मैम क्लियर राहुल को मैम। म्यूट करा दीजिए। वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। अपना माइक बंद कर वर्मा। माइक अपना बंद करिए, सभी लोग अपना माइक बंद कीजिए। यानी व्यापक अर्थों में क्या है, युद्ध विशिष्ट लेकिन समान प्रथाओं के बीच होने वाला हिंसक संघर्ष है। सारे धुले कपड़े से लटका है। सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। मैम फोर्स म्यूट कर दें, आधे घंटे बाद। युद्ध कहेंगे, जैसे कि आज जो जो हमारी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से दो राष्ट्र राज्यों के बीच होने वाला जो संघर्ष है उसको हम युद्ध कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो कि विशिष्ट है, यानी कि उनकी इकोनॉमी डिफर हो सकती है, उनके बॉर्डर्स तो डिफरेंट होंगे ही, उनकी पॉपुलेशन, उनकी एथनिसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन वो समान किस अर्थ में है कि वो राष्ट्र राज्य हैं। तो राष्ट्र राज्य के अर्थ में वो समान हो गए, और क्योंकि उनके बीच में विवाद है इसलिए उनके बीच में संघर्ष पनपता है, और संघर्ष अंततः युद्ध का रूप ले लेता है। तो ब्रॉडेस्ट सेंस यही है कि वॉर इज अ वायलेंट कॉन्टेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट बट सिमिलर एंटिटीज। अब हम देखेंगे कि जो वॉर है, जो टर्म है वॉर, वो आया कहाँ से है। तो वॉर जो है वो एक ओल्ड जर्मन टर्म टर्म है, वॉरन, वॉरन से आया है। वॉरन का अर्थ क्या है, टू ब्रिंग इनटू कंफ्यूजन, यानी कि एक भ्रम की स्थिति में या अनिर्णित स्थिति में लाना। तो
अगर हम देखें इस टर्म के हिसाब से देखें तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो युद्ध है वो अपने शत्रु को या अपने प्रतिद्वंद्वी को ऐसी स्थिति में लाना है जहां वो भ्रम की स्थिति में हो, अनिर्णय की स्थिति में हो और हम उससे अपना मनचाहा कार्य करा लें। इन जनरल अगर समानता देखा जाए तो युद्ध क्या है? वॉर इज एन इंटेंस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज which is characterized by extreme violence, aggression, destruction and mortality using regular और irregular military forces। यानी युद्ध राज्यों, सरकारों, समाजों के बीच क्या है? एक तीव्र सशस्त्र संघर्ष है जिसकी विशेषता क्या है? चरम हिंसा, आक्रामकता, विनाश तथा ऊंचा मृत्यु दर, जो नियमित या अनियमित सेना द्वारा लड़ा जाता है। तो युद्ध का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है कि इसमें हिंसा होनी चाहिए, आक्रामकता या विनाश होना चाहिए और उसके बाद इसको नियमित या अनियमित सेना द्वारा लड़ा जाता है। यानी कि इसमें मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक स्कॉलर है क्विंसी राइट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वॉर इज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग आर्म्ड फोर्सेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप एंड स्टडी ऑफ दिस आर्ट वुड इन्वॉल्व प्रैक्टिकल, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक डायमेंशंस। उन्होंने वॉर को एक आर्ट कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि युद्ध क्या है? कला है। कैसी कला? किसी समूह के उद्देश्य को प्राप्त करने की कला है। किसी समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी हम टैक्टिक लगाएंगे, जो भी हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, उस चीज की कला को उन्होंने युद्ध कहा है। और इस कला के अध्ययन में, यानी कि इसको अगर हमें जानना है कि ये कैसी कला है तो हमको व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। व्यवहारिक ज्ञान कैसा? कि अगर युद्ध कहीं पे हो रहा है तो उसको एग्जामिन करना। ऐतिहासिक इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनको अगर हम एग्जामिन करते हैं, पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि युद्ध कला है। कैसी कला है? अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सेनाओं को संगठित करने की और उनका उपयोग करने की कला है। तो क्विंसी राइट ने युद्ध को एक कला कहा है, अपनी सेनाओं के संगठन की कला और उनका उपयोग करने की कला, जिसका कार्य क्या है? अपने समूहों की उद्देश्यों को प्राप्त करना। दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर ओपेनहाइम ने दिया है। उन्होंने क्या कहा कि युद्ध दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य एक दूसरे को पराजित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला संघर्ष है, जिससे विजेता विजित पर शांति संबंधी शर्तों को थोप सके। इंग्लिश में क्या है? वॉर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस एम्ड एट डिफीटिंग ईच अदर सो दैट द विनर कैन इम्पोज पीस रिलेटेड कंडीशंस ऑन द कॉन्कर्ड। यानी उन्होंने कहा वॉर इज अ वे टू एस्टेब्लिश पीस। उन्होंने युद्ध को एक शांति स्थापना के साधन के तौर पर देखा। तो जैसे क्विंसी राइट ने इसको एक कला माना। कैसी कला? अपने सशस्त्र सेनाओं को संगठित और उपयोग करने की कला, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। सिमिलरली ओपेनहाइम ने इसको उद्देश्यों को प्राप्त करने की कला तो माना है, लेकिन उसमें इन्होंने ऐड किया है कि इसका अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना होता है। शांति कैसे स्थापित होगी? जो विजेता है वो विजित पर अपनी शर्तों को थोपेगा, पहले उससे जीतेगा, युद्ध करेगा और जब वो झुका देगा उसको, फिर उसके ऊपर अपनी शर्तें थोपेगा, जिससे कि शांति की स्थापना हो जाएगी। तो क्विंसी राइट की डेफिनेशन और प्रोफेसर ओपेनहाइम की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्रोफेसर ओपेनहाइम ने कहा कि ये शांति को स्थापित करने का एक साधन है, जबकि क्विंसी राइट ने इसको कला माना है और ये केवल सशस्त्र सेनाओं को संगठित और उसको उपयोग करने की कला तक सीमित रहते हैं। उसके बाद एक स्कॉलर है जेसी स्टार्क। जेसी स्टार्क के अनुसार युद्ध क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, मुख्य रूप से उनकी सशस्त्र सेनाओं के मध्य होने वाला संघर्ष है, जिसमें प्रत्येक प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धी समूह का अंतिम लक्ष्य दूसरे को पूरी तरह से पराजित करना और शांति स्थापित करने तो अपनी शर्तें थोपना है। यानी वॉर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, mainly between their armed forces, in which the ultimate goal to each competing group is to completely defeat the other and impose its own conditions for peace। इन्होंने क्या किया? प्रोफेसर ओपनहाइम की और क्विंसी राइट की डेफिनेशन को मिक्स कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एक तो सशस्त्र सेनाओं द्वारा होता है,
दूसरी दूसरी बात, इसका लक्ष्य होता है अपने शर्तों को अपने शत्रु के ऊपर थोपना और शांति स्थापित करना। तो जेसी स्टार्क की डेफिनेशन में हम ओपेनहाइम और क्विंसी राइट दोनों की डेफिनेशन का मिक्सचर पाते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो मेन फैक्टर इसमें ऐड किया वो है सशस्त्र सेनाएं, यानी ऐसा संघर्ष, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, वॉर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। मतलब कि इसमें केवल आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं अलग अलग देशों की। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी के लिए, आधुनिक समय के लिए क्या होगा, ये परिभाषा जो है इनकम्प्लीट लगती है। क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया कि युद्ध जब होता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी उससे प्रभावित होते हैं। आप देखें, अगर विश्व में कहीं पर भी युद्ध हो रहा है तो उससे क्या होगा, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमी की इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है कि सभी उससे प्रभावित होते हैं। तो जेसी स्टार्क की डेफिनेशन असीमित लगती है, मतलब इनकम्प्लीट लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल सशस्त्र सेनाओं के इन्वॉल्वमेंट को कहा युद्ध। तो अगर युद्ध हर स्तर पर अब हो रहे हैं, अब तो उसका परिप्रेक्ष्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्होंने पहले ये डेफिनेशन दी हुई है। अब हम चलते हैं लुइस वर्थ की डेफिनेशन पे। उन्होंने क्या कहा कि युद्ध एक संगठित संघर्ष है जो हिंसा को नियंत्रित करने के संस्थागत कानूनों के अनुसार चलता है। यानी वॉर इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट रन्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल लॉज गवर्निंग वायलेंस। उन्होंने क्या, उनका मेन फैक्टर, उन्होंने जो मेन फैक्टर ऐड किया वो क्या है, वॉर रन्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल लॉज। यानी कि वॉर क्या है, एक संस्थागत कानूनों पर चलता है। उन्होंने युद्ध को कानूनी रूप दिया है, एक वैधानिक स्वरूप देने की कोशिश की है कि युद्ध अगर हम अपने संप्रभुता की रक्षा या अपनी अखंडता की रक्षा के लिए कर रहे हैं, हमारे पास एक वैलिड रीजन है, तो वो एक कानूनी रूप ले लेता है क्योंकि हम उसको रक्षात्मक रूप से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आक्रामक रूप से करें, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए करें, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, अवैधानिक हो जाएगा। मैकियावेली ने युद्ध को न्याय करने की एक विधि बताया है। मैकियावेली क्योंकि बहुत पुराने वो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, उन्होंने कहा कि इट इज अ मीन्स टू डू जस्टिस, यानी न्याय करने का एक तरीका है। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछिए। Ma'am, can you share your screen so that English medium student also? इंग्लिश में भी तो बोल रहे हैं, स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करें, हो नहीं रहा है, बट अभी आपसे पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, ठीक है। Okay, ma'am. और Okay, कोई okay. क्वेश्चन किसी का? ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट रन्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल लॉज गवर्निंग वायलेंस। यानी कि युद्ध एक संगठित संघर्ष है जो हिंसा को नियंत्रित करने के संस्थागत कानूनों के अनुसार चलता है। आप देखिए, अगर इंटरनेशनल एरेना में इस टाइम युद्ध होता है तो उसके भी नियम बन गए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो युद्ध बंदी है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना। तो युद्ध का एक नियम बन गया है, वो एक कानून के ऊपर चलता है। हिंसा को, कैसा कानून, हिंसा को नियंत्रित करने का कानून। तो लुइस वर्थ की ये डेफिनेशन है। उन्होंने युद्ध को एक ऐसा संघर्ष का जो कि कानूनों पर चलता है और ऐसा कानून जो कि हिंसा को नियंत्रित करे। तो वॉर रन्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल लॉज। ठीक, चलिए अब आगे हम देखते हैं क्लॉजविट की डेफिनेशन। क्लॉजविट डिस्क्राइब्स Ma'am, वॉर English एज अ medium वालों के लिए हिंदी वालों और इंग्लिश वालों दोनों के लिए बता रहे हैं एक साथ। क्लॉजविट क्या कहता है? वीडियो अभी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा पूरा पीडीएफ। अब हम देखते हैं क्लॉजविट ने क्या डेफिनेशन दी। मैम
Don't have authority to ask with ma'am. Yes, sir. चलिए, मैंने कहा कि हम अगर जेसी स्टार्क की डेफिनेशन, क्विंसी राइट की डेफिनेशन, प्रोफेसर ओपेनहाइम की डेफिनेशन, लुईस वर्थ और क्लॉज़विट की डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट उनसे के पॉइंट एक्सट्रैक्ट करें तो हम क्या पाते हैं? क्विंसी राइट कहता है कि वॉर इज एन आर्ट, युद्ध क्या है? एक कला है। उसके बाद प्रोफेसर ओपेनहाइम कहते हैं कि वॉर इज अ वे टू एस्टेब्लिश पीस, युद्ध शांति की स्थापना का एक साधन है। जेसी स्टार्क कहते हैं वॉर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, यानी युद्ध सशस्त्र सेनाओं के बीच होने वाला संघर्ष है। उसके बाद लुईस वर्थ कहते हैं वॉर रन्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल लॉज, युद्ध क्या होता है? संस्थागत कानूनों के अनुसार चलता है, यानी कि युद्ध में जो हिंसा होती है वो नियंत्रित तरीके से चलती है, क्योंकि वो किसी कानून पे चलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो युद्ध बंदी होते हैं उनसे कैसे व्यवहार किया जाता है। तो वो क्या होता है? संस्थागत कानूनों के हिसाब से। उसके बाद मैम आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मैम, आवाज आ रही है। कंटिन्यू। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। आवाज आ रही है। यानी युद्ध राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन होता है। इन सब की डेफिनेशन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पूरा लिख के पीडीएफ तैयार है, वो अभी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। अभी आप सुन लीजिए केवल। जो मिलिट्री थिंकर्स होते हैं, सैन्य विचारक या सैनिक, वो युद्ध को कैसा देखते होंगे? उनके लिए एक कमांडर के लिए युद्ध क्या होता है? जब वो वॉर करने जा रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि शत्रु सेना को ऊपर विध्वंस करना, इस तरीके से कि उनका मनोबल गिर जाए और वो हार मान लें। तो in the eyes of military thinkers and soldiers, war is an art of destroying an opposing army by a commander. Enemy. War is an art of destroying an opposing enemy by a commander. यानी कि सेना नायक युद्ध जो अपने अपोजिंग पार्टी है, जो एनिमी है, उसका मनोबल गिराने के लिए उस पर विध्वंस करता है, उनके लिए युद्ध का यही मतलब है। अगर हम एक फिलोसोफर की दृष्टि से देखें, दर्शन शास्त्री की दृष्टि से देखें, तो वो क्या बोलते हैं कि युद्ध राष्ट्र राज्यों के बीच सशस्त्र शत्रुता की एक दशा है। वो इसको एज अ कंडीशन कंसीडर करते हैं। इन द आईज ऑफ अ फिलोसोफर, वॉर इज अ स्टेट ऑफ आर्म्ड एनिमिटी बिटवीन नेशन स्टेट्स, यानी कि इन्हीं दो राष्ट्र राज्यों के बीच में युद्ध क्या है? एक आर्म्ड एनिमिटी है, यानी ऐसी दुश्मनी है, ऐसी शत्रुता है जिसमें क्या है? सशस्त्र सेनाएं शामिल होती हैं। लास्ट में अगर हम एक इतिहासकार के लिए देखें युद्ध, तो वो इतिहासकार क्या है? इतिहास के अध्ययन के द्वारा उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया है। तो इतिहासकार के लिए युद्ध क्या है? युद्ध मानव सभ्यता के विकास के किसी चरण में घटित होने वाली सामाजिक ऐतिहासिक घटना है, यानी कि वो उसको ऐसी घटना मानते हैं जो कि जिसकी आवृत्ति होती है, यानी कि जो समय समय पर घटित होना अपरिहार्य होता है, होना ही होना है। वो कहते हैं वॉर इज अ सोशल हिस्टोरिकल सीन अकरिंग एट अ सर्टेन स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता के विकास में युद्ध होते आए हैं, युद्ध होते हैं और युद्ध होते रहेंगे, ऐसा एक इतिहासकार मानता है। वो इसको एक क्या कहते हैं, हमारे जीवन की अपरिहार्य घटना मानते हैं। तो ये हो गया कौन सा हिस्टोरियन। देखो इतिहासकार के लिए क्या है, क्योंकि वो पुराने जमाने से युद्ध की जितने आज तक हुए हैं, जो कि हमेशा होते रहते हैं, उनका क्या करता है? वो पूरी तरीके से अध्ययन करता है और उसके बाद वो उससे एक एक्सट्रैक्ट निकालता है, एक परिणाम निकालता है कि युद्ध क्या होगा? अपरिहार्य होगा, यानी कि आने वाले समय में भी युद्ध होते रहेंगे। तो एक तरीके से अगर सोचा जाए, जैसे हम तरह तरह के वेपन इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारे भी दिमाग में ना कि कभी होगा तो हम बहुत अच्छे से युद्ध करेंगे, या हम शत्रु को पराजित करने के लिए, मतलब हमारी तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। तो इतिहासकार की दृष्टि वही है। हालांकि जो आदर्शवादी होते हैं वो युद्ध को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो वॉर को एज अ प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं वो उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा विध्वंस होता है।
लेकिन अगर इतिहासकार की दृष्टि से देखा जाए तो वो कहता है कि युद्ध अपरिहार्य होते हैं, यानी कि वो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है, यानी उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो युद्ध की अगर परिभाषा 5 स्कॉलर की परिभाषा और उसके बाद 3 अलग अलग विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कहिए। मैम मैम थोड़ा ये बताइए, युद्ध से विकास कैसे हो सकता है? युद्ध से सभ्यताओं का विकास होता है। जैसे अगर आप देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, लाठी डंडे से युद्ध होता था, मल्ल युद्ध हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता पड़ी तो लोगों ने भाला तलवार से युद्ध करना शुरू कर दिया। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने और शक्ति मतलब लगातार शक्ति को अपने बढ़ाते गए। फिर तलवार से होते होते युद्ध में और सेनाएं आने लगी, घोड़ों का प्रयोग होने लगा, धनुष बाण का प्रयोग होने लगा। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब बारूद का आविष्कार हुआ तो हम देखते हैं कि तरह तरह की तोपें आने लगी, बंदूकें आने लगी और उससे युद्ध होने लगा। तो युद्ध क्या है, धीरे धीरे सभ्यता का विकास ही तो कर रहा है हमारे अंदर। हम जो तकनीकी विकास या साइंस के हिसाब से आज देखा जाए तो आज कहाँ युद्ध नहीं होता। वायु मार्ग पे भी युद्ध होता है, जल के नीचे होते हैं और उसके बाद थल युद्ध तो हमेशा से हो रहे हैं। इसके अलावा एक वॉरफेयर अभी नया जो आया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आप देखें जो साइबर क्राइम होते हैं वो क्यों होते हैं, वो भी तो एक प्रकार का युद्ध है ना। एक देश किसी दूसरे देश की में स्पाइंग करता है, उसकी बड़ी बड़ी संस्थाओं के कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश करता है, वो भी क्या है वॉरफेयर का एक तरीका ही है ना, युद्ध करने का एक तरीका है। तो आप देखिए कि युद्ध से धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, लोग विकास की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है यानी कि नाभिकीय हथियारों का प्रयोग होता है तो युद्ध विकास से ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा, यानी कि उससे बहुत ज्यादा जनधन की हानि होगी और शायद ये जो टेक्नोलॉजी है उसका भी अंत हो जाए और फिर से हम पहली जगह पर आ जाएंगे। यानी कि अति अगर अति हो गई तो उससे क्या होगा, उससे हम विकास की जगह विध्वंस पर पहुंच जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? मैम साइबर क्राइम कैसे युद्ध हो गया? अरे साइबर क्राइम आप हम देखिए अलग अलग देश साइबर वॉरफेयर भी चल रहा है। अगर आप देखें कि मैम बड़े पैमाने पर जब देश में होता है तो वो युद्ध होता है ना, जो साइबर क्राइम मैम बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। जब बड़े पैमाने पर होगा तो वो युद्ध होगा ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई पैरामिलिट्री फोर्स सीआईएसएफ ले लीजिए। सीआईएसएफ क्या करता है, रक्षा करती है, हमारे एयरपोर्ट्स की रक्षा करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की रक्षा करती है। अगर उनका एक डेटाबेस है, उनका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि सबके रीच में नहीं है, जो कि उसके ऑफिसर्स यूज करते हैं। अगर कोई हैकर उसको हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन हमारे शत्रु देश को दे दे, हमारी पाकिस्तान मतलब हमारे शत्रु को पाकिस्तान को या चाइना को दे दे और फिर वो उसको प्रोसेस करके उसका मिसयूज कर ले, वो हमारे एयरपोर्ट वगैरह पर आक्रमण कर देंगे। तो ये क्या है, स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना। तो यही है साइबर वॉरफेयर, फिर यहीं से शुरू हो जाती है। अब तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये वॉर जो है एक टोटलिटेरियन तरीके से होता है, यानी कि वो पूर्ण युद्ध होता है। उसमें वायु मार्ग पर भी लड़ाइयाँ होती हैं, थल पर भी होती हैं, जल पर भी होती हैं, आर्थिक युद्ध भी होते हैं, यानी कि उससे पूरी तरीके से युद्ध होता है। मतलब जीवन के हर एक पक्ष को लेकर युद्ध होने लगे हैं आजकल के टाइम में। मैम मार्क्सवाद और लेनिनवाद क्या है? अभी मार्क्सवाद लेनिनवाद नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। ये तो कॉग्निटिव है भाई। इसके सिद्धांत के आधार पर युद्ध की परिभाषा दी गई है ना। और कुछ पूछना है किसी को? बुक सजेस्ट कर दीजिए। मैम ये इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे डिफेंस स्टडीज में एग्जाम में? हाँ मैम कुछ पैटर्न बता दीजिए। क्वेश्चन के लिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा बाहर। अभी जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड बस क्वेश्चन पूछिए। अभी ग्रुप में आपको बुक भी शेयर कर दी जाएगी। मिस डिफेंस स्टडीज का पेपर पैटर्न कैसा होता है, मतलब किस तरह पेपर कंडक्ट होते हैं इसके? वो आपको सब पता चलिए पेपर क्वेश्चन बैंक बाहर मिलता है। मैम मतलब इंग्लिश में होता है या हिंदी में? हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। मतलब हिंदी में हम जैसे हिंदी मीडियम मतलब हिंदी के अकॉर्डिंग में हिंदी चूज किए हैं तो हिंदी में राइट कर सकते हैं। पेपर किसी से दे सकते हो?
चलिए अब आगे कॉजेज ऑफ वॉर देखते हैं, युद्ध के कारण। ठीक है, सभी लोग अपना माइक। उर्दू। हेलो मैम। सभी लोग अपना, हाँ बोलिए। मैम आपने अभी जितनी भी डेफिनेशन बताई इसमें सबसे आइडियल डेफिनेशन कौन सी मानी जाती है? आइडियल डेफिनेशन जो मैंने सबसे पहले इन जनरल दे दी थी कि युद्ध, वॉर इज एन इंटेंस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, गवर्नमेंट, सोसाइटीज which is characterized by extreme violence, aggression, destruction and mortality, regular और irregular military forces। ठीक है, ये आइडियल डेफिनेशन है। आप पहले अलग अलग स्कॉलर की डेफिनेशन देंगे और फिर आइडियल एक डेफिनेशन मिक्सअप करके आप एक अपना वर्जन भी क्रिएट करके लिख सकते हैं। ओके मैम। अब हम फॉर पढ़ेंगे युद्ध के कारण। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। देखो मैम बुक में एक JFC फूलर ने है, फूलर करके हैं, उन्होंने बता रहा है कि युद्ध की तुलना दवा के प्रयोग की कला से की है। समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए इनकी परिभाषा को। वो आप मुझसे अलग से समझ लीजिएगा। अभी क्लास के बीच में बाहर का कॉन्सेप्ट और टॉपिक आप लेकर आएंगे तो मैं अभी नहीं आपको समझा सकती। नहीं मैं बुक का ही है, ऐसी कोई बात नहीं, बाहर का है बुक का, जो मतलब सिंह टंडन अग्रवाल की बुक का ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले कॉजेज ऑफ वॉर के ऊपर आते हैं। ठीक है, ठीक है। बंद करिए सब लोग माइक। देखो कुछ लोगों के लिए क्या होता है, युद्ध एक युद्ध का जो कारण होता है वो किसी घटना, किसी स्थिति या किसी विशेष युद्ध के लिए विशिष्ट होता है। यानी कि कुछ लोग युद्ध का जो तत्कालिक कारण होता है, यानी कि जिसकी वजह से युद्ध तुरंत शुरू हुआ, उसको मानते हैं। जबकि कुछ लोग इसको इसका एक मूल कारण होता है। जैसे अगर आप चाइना और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो 1962 का युद्ध हुआ था, अगर उसका घटनाक्रम आप देखें तो पुराने कई ऐसे रीजन बने, यानी कारण बने, तब जाके युद्ध को एक क्या होता है, एक विशिष्ट मतलब एक चिंगारी की जरूरत होती है और फिर युद्ध होने लगता है। तो कारण दो तरीके के होते हैं, एक मूल कारण होता है, दूसरा तात्कालिक कारण होता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, युद्ध का जो कारण है वो कोई घटना है, कोई स्थिति है या फिर कोई विशेष युद्ध के लिए विशिष्ट होता है। टू सम अ कॉज ऑफ वॉर इज एन इवेंट, कंडीशन एंड एक्ट और पर्सनैलिटी इन्वॉल्व्ड बाय इन अ पर्टिकुलर वॉर। यानी अलग अलग युद्धों के लिए अलग अलग वो मानते हैं। लेकिन टू अदर्स इट इज अ जनरल प्रोपोजिशन एप्लीकेबल टू मेनी वॉर्स। यानी हर युद्ध में कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि हमेशा समान होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो कि क्या होते हैं, समान होते हैं। टू सम इट इज अ क्लास ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, आइडियल्स और वैल्यूज। यानी कि कुछ के लिए युद्ध का कारण क्या होता है, किसी व्यक्तिगत लक्ष्य या विचार में निहित होता है। लेकिन अगले लोग क्या मानते हैं, जो उनसे डिफरेंट है, वो मानते हैं कि ये परिस्थिति जन्य होता है और आवृत्ति युक्त मानते हैं। यानी कि ये घटित होने का एक फ्रीक्वेंसी होती है कि ये होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पर हो जाएगा। कुछ के लिए क्या होता है, ये स्थिर स्थिति में आई परेशानी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए बैलेंस बना हुआ है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तो उससे जनरेटेड है। जबकि इससे जस्ट अपोजिट लोग मानते हैं कि सिंस डिस्टर्बेंस था लेकिन उस पर हमने ठीक से शांति की स्थापना के प्रयास नहीं किए, इसलिए युद्ध हो गया। तो युद्ध को अगर इन जनरल कारण देखें तो दो होते हैं, एक होता है मूल कारण और दूसरा होता है परिस्थिति जन्य या फिर तात्कालिक कारण। अगर ये तो हो गए दो कारण, लेकिन हम इनको भी 5 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा मनोवैज्ञानिक कारण और पांचवा सैन्य कारण। इंग्लिश में पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वॉर, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ वॉर, सोशल कॉजेज ऑफ वॉर, साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ वॉर एंड देन मिलिट्री कॉजेज ऑफ वॉर। ठीक है, और उसके बाद तरीका और आता है, जब या तो इन सभी का मिक्सचर हो जाए या इनमें से किसी 2 या 3 का मिक्सचर हो जाए तो वो भी कॉज ऑफ वॉर के अंदर आ जाता है। अब
हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वॉर, यानी युद्ध का राजनीतिक कारण। क्योंकि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो राजनीतिक कारण सबसे बड़ा कारण होता है किसी युद्ध को शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य होता है। कैसा लक्ष्य? राजनीतिक लक्ष्य। तो उसकी प्राप्ति के लिए हम युद्ध को साधन के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है? राजनीतिक कारण। Since war is a tool to achieve political goals, so there is always some political agenda behind war. अब पॉलिटिकल के अंदर क्या जाता है? नेशनलिज्म, सेपरेटिज्म, पावर एसिमेट्रीज इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी राष्ट्रवाद, अलगाववाद, विस्तारवाद, उसके बाद शक्ति के संतुलन का अभाव और बाहरी संघर्ष द्वारा आंतरिक एकता सुनिश्चित करना, यानी कि the promotion of internal integration through external conflict, और लास्ट में संघर्ष उपशमन यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए अगर वॉर का प्रयोग किया जा रहा है, युद्ध को साधन के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा एजेंडा होता है पॉलिटिकल एजेंडा, यानी कि राजनीतिक लक्ष्य। अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद। जब हम किसी अपने आप को किसी ग्रुप से अपने आप को किसी ग्रुप से, किसी भाषा से, किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो हमारे अंदर उसके प्रति जो भावना होती है वही भावना राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो ये नेशनलिज्म इज वन ऑफ द मेन कॉज बिहाइंड गिविंग राइज टू वॉर। Relationship in nationality and war is established only by the limits and political demands of the group formed on the basis of caste, language, religion and descent. यानी युद्ध को भड़काने में राष्ट्रवाद क्या है? एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद एक भावात्मक शब्द होता है। राष्ट्रवाद एक मतलब एक भाव सूचक शब्द होता है। उसके बाद जब लोग अपने आप को किसी क्षेत्र विशेष के, भाषा विशेष से या धर्म विशेष के संरक्षक के रूप में मानते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए वो युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम एक क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, वो तो हो गई राष्ट्रवाद की भावना। लेकिन अगर हम उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए युद्ध की शुरुआत कर देते हैं, या हमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप उस पर आक्रमण करने वाला है, तो हम रक्षात्मक कार्यवाही करते हैं, तो इस प्रकार युद्ध की शुरुआत हो जाती है एक राजनीतिक कारण के रूप में। दूसरी चीज है जब कोई समुदाय स्वयं को अन्य लोगों से अलग समझने लगता है। When a community recognizes itself as a something different from the others, it demands a separate land. तो क्या करता है? एक अलग क्षेत्र की मांग करता है। तो उस अलग क्षेत्र की मांग के लिए वो क्या करेगा? अपनी सरकार या राज्य के विरुद्ध आंदोलन करेगा। आंदोलन को दबाने के लिए राज्य उस पर क्या करेगा? दमनकारी नीति अपनाएगा। तो इस तरह दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया होने से क्या हो जाता है? युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो सेपरेटिज्म की धारणा है, यानी अलगाववाद की भावना है, उससे भी युद्ध को शुरुआत करने का हमको साधन मिल जाता है। यानी कि युद्ध शुरू करने के लिए ये भी क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। तीसरी चीज होती है एरिया एक्सपेंशनिज्म, यानी कि जब हम अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, जैसे चाइना कर रहा है। आप देखिए चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सभी से उसका विवाद चल रहा है, और विवाद धीरे धीरे जब बढ़ता है तो वहीं फिर संघर्ष का और अल्टीमेटली युद्ध का रूप ले लेता है। तो क्षेत्र का विस्तारवाद करना आज के समय में अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक युद्ध संगत स्थिति इसी की वजह से होती है। तो अपने पड़ोसी, ज्यादातर ये पड़ोसियों के लिए होता है। जैसे जब एक राष्ट्र राज्य अपने पड़ोसी या अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है, उसकी विस्तारवादी नीति को चुनौती देने और स्वरक्षा के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे चीन की विस्तारवादी नीति है। तो क्या है? एरिया एक्सपेंशनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैम 1962 का जो इंडो चाइना वॉर था वो तो पूरा पॉलिटिकल रीजन पे बेस्ड था ना चाइना के? बिल्कुल पॉलिटिकल रीजन पे बेस्ड था। वहाँ के लोगों को खुश करना था भाई।
Actually, area extremism is a very important factor between countries. Many countries clash with each other due to their expansionist policies. क्या सभी हुआ, से किसी को? निवेदन है कि सुने, केवल बातें न करें, मैम का सुने। मैम, हाँ बोलिए। जो चीन से कोविड-19 वायरस या आया था या उसने भेजा था मैम, उसको भी हम एक युद्ध बायोलॉजिकल वॉर होगा वो। इसको सुन लीजिए, फिर बाकी आपसे डिस्कस करेंगे। क्लास का लास्ट मेरी आवाज जा रही है? आवाज सभी को आ रही है, सब लोग अपना माइक बंद करिए। तो क्षेत्र विस्तारवाद की वजह से ज्यादातर युद्ध होते हैं। आज के समय में जो भी युद्ध संगत कहीं पे भी स्थिति है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्र विस्तारवाद। हम चाइना के संदर्भ में देख सकते हैं, उसका केवल इंडिया से ही क्लैश नहीं है, जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उन सब जगह पर वो कुछ क्लेम करता है, कुछ लैंड क्लेम करता है, जिसकी वजह से जो है युद्ध संगत स्थिति विद्यमान है, यानी कि विवाद हो रहे हैं और विवाद धीरे धीरे संघर्ष और अंत में युद्ध का रूप ले सकता है। उसके बाद एक है इंटरनल इंटीग्रेशन। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करो कि युद्ध का प्रयोग घरेलू एकीकरण के लिए किया जाता है। जैसे हो सकता है हर किसी के घर में एक ऐसा मतलब माहौल हो कि उनकी एक दूसरे से नहीं पटती, लेकिन अगर कभी कोई बाहरी आके उनसे लड़ाई करता है, युद्ध करता है, तो क्या होती है, एक एकता की भावना डेवलप होती है ना। तो ये उसी तरह है। तो कभी कभी युद्ध घरेलू एकीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग करने के सेंस में, क्योंकि हम कारणों की बात कर रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय एकीकरण किसी राष्ट्र राज्य को अति शक्तिशाली बना देती है, जिससे वो शक्ति प्रदर्शन करता है और अंततः युद्ध हो जाता है। अब ये वाइस वर्सा है, यानी कि एक तो हम युद्ध का प्रयोग कर रहे हैं अपनी आंतरिक एकता स्थापित करने के लिए, और कभी कभी आंतरिक एकता इतनी बढ़ जाती है कि कोई राष्ट्र अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता है, फिर वो क्या करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और अंततः फिर से युद्ध की स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि शक्ति का असंतुलन हो जाता है। अब इसको एक बार फिर से बोल देते। देखो, इंटरनल इंटीग्रेशन एंड इंक्रीज इंटीग्रेशन प्रमोट्स वॉर टू कन्फ्रंट द एनिमी। अब ये अभी के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं, लेकिन जब आप 1866 से 1871 के बीच में जो बिस्मार्क का वॉर देखेंगे, जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क, तो आप देखेंगे कि वो अपने देश जर्मनी के अंदर एकता स्थापित करने के लिए ही युद्ध में संगत थे। अगला है war becomes inevitable when there is an asymmetry of power in the international scene, that is an imbalance of power। यानी कि जब शक्ति की असंतुलन हो जाता है तो वहां पे भी युद्ध क्या हो जाता है, अवश्यंभावी हो जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस इट इज नेसेसरी दैट बोथ साइड हैव द सेम टेक्निकल एंड अदर पावर्स। या फिर एक तो सुपर पावर हो, या तो फिर हर तरफ शक्ति की समतुल्यता हो। विकासशील देश जब रहते हैं तो उनमें युद्ध होने की संभावना कम होती है, या फिर उनके ऊपर एक विकसित देश है तब भी युद्ध होने की संभावना कम होती है। लेकिन मान लीजिए एक बहुत शक्तिशाली देश है, अब जैसे एक सुपर पावर यूएसए है, लेकिन चाइना भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुपर पावर बन रहा है। तो चाइना और यूएस के बीच में आप क्या देख रहे हैं, क्लैश देख रहे हैं, क्योंकि शक्ति का जो संतुलन है वो मतलब असंतुलित होता जा रहा है। ये भी क्या है, एक राजनीतिक कारण है युद्ध का। लास्ट में जब आता है संघर्ष उपशमन के लिए, यानी कि किन्हीं दो देशों के बीच में विवाद है, तो उनमें सबसे पहले क्या होगी, वार्ता होगी, या इंटरनेशनल कोर्ट की मध्यस्थता होगी, या तो समझौते होंगे, या फिर कोई एक बड़ा देश जो है या एक सुपर पावर उनके दोनों के बीच में सुलझाने की कोशिश करेगा। जब ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं तो अंत में संघर्ष के समाधान के लिए हम युद्ध का प्रयोग करते हैं एक राजनीतिक टूल के रूप में। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि युद्ध क्या है, अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है। तो जब ये सारी चीजें फेल हो जाती है, मध्यस्थता, वार्ता, समझौते, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, जब वो भी नहीं कर पाता, सॉल्व नहीं कर पाता, तो अंत में दोनों देश एक दूसरे से युद्ध कर लेते हैं, और फिर जो विजेता होता है वो विजय पर अपनी शर्तें थोप देता है।
ठीक है। तो पॉलिटिकल हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वॉर। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ वॉर, सोशल कॉजेज ऑफ वॉर, साइकोलॉजिकल एंड मिलिट्री। अभी आप लोग को जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिए 5 मिनट्स के अंदर। मैम अगली क्लास कब रहेगी? अगले बुधवार को। मैम इंग्लिश मीडियम के लिए कोई बुक सजेस्ट? इंग्लिश मीडियम के लिए आपको नोट्स दिया जाएगा। मतलब नोट्स है वो प्रॉपर है, वो जरूरत पड़ेगी, मतलब उसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए पढ़ते हैं तो आप क्विंसी राइट की बुक देख सकते हैं। मैम